गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे तो गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है और हमारी प्रथम गुरु होती हैं हमारी माँ, क्योंकि औपचारिक शिक्षा तक ही गुरु सीमित नहीं होते हैं। औपचारिक शिक्षा तो कुछ सालों के लिए होती है, जबकि हमारा जीवन तो उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। हमें पूरे जीवन भर सही मार्ग पे आगे बढ़ते रहने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की भूमिका बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा होती है हमारे जीवन में। गुरु का स्थान भी ईश्वर से पहले आता है। दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो ईश्वर से भी पहले स्थान आता है गुरु का, क्योंकि गुरु का दर्जा इतना उच्च है, गुरु का स्थान इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण है। गुरु की भूमिका बहुत बड़ी होती है हमारे सभी के जीवन के अंदर। तो गुरु के बारे में शिक्षक दिवस के दिन हम जानेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में, क्योंकि ये एक महान शिक्षक थे और इन्हें जब पूछा गया कि आप, क्योंकि ये राष्ट्रपति भी बने थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, इनके जीवन के बारे में, इनके जन्म से लेकर राष्ट्रपति बनने तक की जो ऑफिशियल अनऑफिशियल जो किस्से कहानियां हैं, फैक्ट्स हैं, उनके बारे में तो हम जानेंगे ही। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब राधाकृष्णन जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा उन्हें सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है एज ए टीचर के रूप में, क्योंकि भारत में ही नहीं, देशों के, विदेशों के जो अन्य संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे भी ये प्रोफेसर रहे, उच्च पदों पे इन्हें नियुक्त किया गया था, क्योंकि इनकी शिक्षा, इनकी डिग्री, इनके विचार, इनका व्यक्तित्व इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली थे, जिनके बारे में, इनके जीवन के बारे में आज हम जानने ही वाले हैं। क्यों इनके नाम के आगे सर्वपल्ली ये लगाते थे, ये किस्सा भी जानेंगे। पहले ये विज्ञान में अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते थे, उसके बाद एक संयोग ऐसा बना कि इनका रुझान बढ़ा दर्शन शास्त्र की तरफ और फिर इन्होंने फिलोसफी को चुना और फिर फिलोसफी के प्रोफेसर भी बने। तो दर्शन शास्त्र के बारे में जानेंगे, कितनी किताबें इन्होंने लिखी उसके बारे में भी जानेंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, किसी भी राजनीति में यानी पॉलिटिक्स के अंदर सक्रिय नहीं थे, एक्टिव नहीं थे, कांग्रेस से भी नहीं थे। उसके बावजूद इन्हें सप्रू कमेटी का सदस्य बनाया गया। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये मेंबर थे। इन्हें राजदूत बनाकर मॉस्को भेजा गया। वहाँ पे इनकी मुलाकात जब स्टालिन से हुई, जो कि कुछ मिनटों की तय की गई थी, वो 3 घंटों में बदल गई। 3 घंटे तक इनकी मुलाकात, इनकी मीटिंग चली स्टालिन से। उस किस्से के बारे में भी हम जानेंगे। माओ से तुंग से ही मिलने गए थे चीन में, जब ये उपराष्ट्रपति थे तब, तो वो किस्सा भी हम जानेंगे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, भारत रत्न से नवाजा गया और भारत के राष्ट्रपति बने 1962 से 67 तक। और ये एकमात्र राष्ट्रपति जिनके समय में 2 कार्यवाहक प्रधानमंत्रियों को इन्होंने शपथ दिलवाई थी। 3 प्रधानमंत्री और 2 कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा इनके समय के अंदर, वो भी हम जानेंगे। तो किस तरह से इनके जीवन की पूरी यात्रा रही, बेसिकली हम इनके जीवन के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत ही सभी गुरुओं के लिए और सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सभी के गुरु हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को, 1888 को तिरुतनी में इनका जन्म हुआ। सर्वपल्ली विरास मियाँ है इनके पिता थे, जो कि भूमि माप में कनिष्ठ अधिकारी थे। इनकी माँ सीतम्मा थी। आप इनकी शैक्षिक योग्यता देख पा रहे हैं। जैसे ही डिग्री की बात आती है, एक तो हमारे माइंड में स्ट्राइक करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप देख पा रहे हैं कितनी सारी डिग्रियां इनके पास थी और अलग अलग विश्वविद्यालयों से थी, भारत से भी और अन्य यूनिवर्सिटीज से भी थी। एमए की, डीलिट की, और इसी तरह से हमारे दिमाग में एक और नाम स्ट्राइक करता है जैसे ही शैक्षिक योग्यता, डिग्रियों की बात आती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज हम जानने वाले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में। किसी दिन हम पढ़ेंगे बाकायदा पूरा डिटेल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इनकी प्राइमरी एजुकेशन तो तिरुतनी से ही हुई थी। इसके बाद वेल्लोर में ये कॉलेज में गए थे। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में जब ये पहुंचे, उससे पहले संयोग ऐसा बना कि ये पहले चाहते थे कि विज्ञान में ही ये अपनी आगे की पढ़ाई करें, लेकिन इनके एक रिश्तेदार जो कि इसी क्रिश्चियन कॉलेज में, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई किया करते थे, इनके कजिन थे, वो इनसे मिलने आए हुए थे और उनकी एक किताब इनके पास रह गई थी।
उनकी एक फिलोसफी की बुक इनके पास रह गई जिसको इन्होंने पढ़ा और पढ़ करके इनका पूरी तरह से रुझान हो गया था कि अब तो दर्शन शास्त्र फिलोसफी को ही पढ़ना है। वैसे भी ब्राह्मण परिवार से आते थे तो प्राकृत भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा, श्लोक याद होना, ये सारी चीज़ें तो इनको पहले भी आती थी। फिर रुझान हुआ दर्शन के अंदर और भारतीय दर्शन पे जो इन्होंने किताबें लिखी हैं। हम आज जानेंगे कि अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी में कांग्रेस हुई थी जिसमें इनको भी निमंत्रण दिया गया था। राधा कृष्णन भी वहाँ पे पहुँचे थे और पश्चिम की शैली में इन्होंने भारतीय दर्शन को जो समझाना शुरू किया था तो पूरे अमेरिका में इनके नाम का बोलबाला शुरू हो गया था। इनको पश्चिम में इनका खूब प्रसिद्धि थी, खूब इनका नाम था पश्चिम की दुनिया में। इनकी किताबों के बारे में भी आज हम जानेंगे क्योंकि बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सिवा कामू से 1904, बहुत ही कम उम्र में 1888 में तो इनका जन्म हुआ है। 1904 क्योंकि उस समय में कम आयु में विवाह कर दिया जाता था। 1904 में इनका विवाह कर दिया गया था सिवा कामू से। मद्रास जो क्रिश्चियन कॉलेज है, ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद भी ये क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ने गए थे। मास्टर्स की डिग्री ली इन्होंने फिलॉसफी से इसी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से 1906 के अंदर, और बहुत ही कम उम्र में 1909 में ही इनको वहीं पे दर्शन शास्त्र के विभाग में ही एक नौकरी भी मिल गई थी। 1918 में इनको प्रोफेसर भी बना दिया गया था। 1918 के अंदर मैसूर विश्वविद्यालय के अंदर ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए थे। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर किंग जॉर्ज पंचम 5 कलकत्ता विश्वविद्यालय 1921। 1921 के अंदर जब ये मैसूर विश्वविद्यालय से 1921 में जा रहे थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में ज्वाइन करने के लिए, उस समय इनके मैसूर के कॉलेज के जो विद्यार्थी थे, इनके जो स्टूडेंट थे, वो बहुत दुखी थे कि उनका प्रिय शिक्षक जो है, टीचर जो है, वो उनको छोड़कर कलकत्ता जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनके भाषण हुआ, विदाई का पूरा समारोह हुआ। उसके बाद जो बग्घी तैयार की गई थी जिसमें बैठकर जाना था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, उस बग्घी को घोड़ों ने नहीं खींचा, उस बग्घी को इनके स्टूडेंट्स ने खींचा और बाकायदा रेलवे स्टेशन तक इनको लेकर गए। तो शिष्य जो थे इनके पढ़ाने से, इनके व्यक्तित्व से इतने ज़्यादा प्रभावित थे, ये प्रिय गुरु हुआ करते थे। इसीलिए इन्होंने कहा कि मुझे याद रखना है आपको, मेरा जन्म दिवस मनाना है आपको, तो इस दिन को क्यों ना शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। ये सजेशन भी इन्हीं का था। वाइस चांसलर के रूप में आंध्र विश्वविद्यालय 1931 में नियुक्त किया गया। फिर ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे। उस समय इन्हें मदन मोहन मालवीय ने आमंत्रित किया और कहा कि आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आकर के वाइस चांसलर की पोस्ट को संभालिए। 1939 की ये घटना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाते भी हमें 1939 ध्यान रहता है। यहाँ पे मदन मोहन मालवीय के बुलाने पे 1939 के अंदर ये भारत आ गए थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अपनी नौकरी को छोड़कर आए थे और 1939 के अंदर आकर के यहाँ पे BHU, जिसे हम कहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU में 1948 तक 1948 तक इन्होंने वाइस चांसलर का पद संभाला था। इससे पहले 1926 के अंदर 1926 में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी में कांग्रेस हुई जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहुंचे और पश्चिम की शैली में इन्होंने भारतीय दर्शन को समझाया, जिसके नाते इनका नाम, इनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद 1926 के ही अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस से इनकी किताब छपी थी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तो इस किताब के नाते इनका बोलबाला और भी ज़्यादा बढ़ गया था। फिर इनकी एक किताब आई, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, जो कि और भी ज़्यादा इनकी प्रसिद्धि में एक और चांद लगा दिया, 4 चांद लगा दिए हम कह सकते हैं। तो इस तरह से इनका फिलॉसफी दर्शन में भारत में ही नहीं पश्चिम में भी बोलबाला था। जैसे स्वामी विवेकानंद को पश्चिम के लोग नहीं भूलते, क्योंकि इनसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से पहले पश्चिम में बोलबाला जो विवेकानंद जी का था और बाद में फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। ये अपने नाम के आगे जो सर्वपल्ली लगाते हैं, इनके जो पूर्वज थे वो सर्वपल्ली गांव में रहते थे और जब ये तिरुतानी में आए तो इनके पूर्वज चाहते थे कि कभी भी गांव का बोध जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो इनके सभी परिवार के लोग अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगाते हैं। इसीलिए राधाकृष्णन जी भी अपने नाम के आगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्वपल्ली लगाते हैं।
1948 तक रहे बीएचयू के अंदर। उसके बाद 1949 में प्रधानमंत्री को लगा कि दर्शन के अच्छे ज्ञाता हैं और इन्हें राजदूत बना करके मॉस्को भेजा जाए। तो 1949 में इनको कार्यभार, इनको जिम्मा संभाला गया राजदूत के रूप में। सोवियत संघ में विशेष भारतीय राजदूत और पूर्णाधिकारी मंत्री के रूप में 1949 से 1952 तक ये रहे। और 1949 में जाने के बाद इनकी मुलाकात हुई 1950 में स्टालिन से। और स्टालिन हम जानते हैं कि शैतान के रूप में सारी दुनिया जानती थी स्टालिन को। स्टालिन ने इनसे कहा कि पूरी दुनिया मुझे शैतान समझती है और आपने मुझे इंसान समझा है। स्टालिन से मुलाकात में इन्होंने जाते ही पूछा कि आपसे मिलना इतना मुश्किल क्यों है। तो स्टालिन ने कहा, अगर मुझसे मिलना इतना मुश्किल होता तो आप और मैं मिल ना रहे होते। हम मिल तो रहे हैं, तो कहाँ इतना मुश्किल है मुझसे मिलना। वो कुछ मिनटों की मीटिंग तय हुई थी, लेकिन फिर क्योंकि दर्शन के ज्ञाता थे, इतने प्रभावशाली विचार थे, और आप समझ सकते हैं कि किसी भी मीटिंग में जब आपके विचार, आपका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है तो मीटिंग का समय एक्सटेंड हो जाना एक सामान्य सी बात होती है। वही यहाँ पे स्टालिन के साथ हुआ। अपने ऑफिशियल डाटा में तो ये बताते हैं, जो ऑफिशियल बातें हैं उनके अंदर तो, कि जब राधाकृष्णन कहते हैं कि जब मैं स्टालिन से मिला तो मुझे तो वो एक सामान्य इंसान जैसा लगा, क्रूर नहीं लगा। और राधाकृष्णन ने स्टालिन से कहा कि हमारे देश में एक सम्राट हुआ करता था, यानी राधाकृष्णन ने मौर्य सम्राट अशोक की कहानी सुनाई स्टालिन को। राधाकृष्णन ने कहा, हमारे देश में एक सम्राट हुआ करता था, उसने कलिंग पे हमला किया और युद्ध में जीत हासिल की। युद्ध के बाद राजा को समझ में आया, सम्राट को समझ में आया कि युद्ध हमला केवल और केवल जो इंसान हैं उनकी जान को गंवा देना है, यानी जान को जाया कर देना, इंसानी जान को जाया कर देना है। और फिर वो सम्राट सन्यासी बना। स्टालिन से इन्होंने कहा, कौन जाने आपके साथ भी आगे चलकर कुछ ऐसा ही हो। तो स्टालिन के साथ बहुत ही प्रभावशाली तरीके से ये मिले थे। इसके बाद 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि अब समय है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाया जाए, और उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बनाया हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ये अलग अलग जो आपको दिखाई दे रहे हैं समिति, इनके अध्यक्ष चेयरमैन में रहे थे। इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस के 1927 से 1950 तक, अधिशासी बोर्ड यूनेस्को के 1948 के अंदर, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भारत सरकार 1948 से 49 में, यूनेस्को महासम्मेलन में 1952 से 54 और 1958 में, बुद्ध जयंती समिति 1956 के अंदर। एक लेखक के रूप में हम इन्हें जानते हैं, तो देखिए कितनी अच्छी और बहुत ही गजब की दर्शन की किताबें इन्होंने लिखी हैं। आप पढ़ना चाहें तो भारतीय दर्शन ये पढ़ भी सकते हैं। जादूनाथ इन्हीं के शिष्य थे जिन्होंने इसमें से ही कुछ कंटेंट को उठा करके और खुद के कंटेंट में काम में ले लिया, जिसके लिए कोर्ट केस भी चला था। लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं, जो क्षमा करता है वही गुरु होता है। तो गुरु का हृदय भी बड़ा होता है और वो क्षमा भी कर देते हैं अपने शिष्यों को। तो जब ये कोर्ट केस चल रहा था तो उस समय कोर्ट के बाहर ही यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जादूनाथ के साथ में समझौता कर लिया था। कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो गया था। अब उसका एक्चुअल कोई ऑफिशियल हमारे पास स्टेटमेंट तो नहीं है किसी का भी, लेकिन हाँ ये है कि कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो गया था। यहाँ पे इंडियन फिलॉसफी, जो कि भारतीय दर्शन, बहुत ही फेमस और बहुत ही भारत के दर्शन को समझने के लिए अगर आप कोई एक बुक पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की लिखी हुई ये भारतीय दर्शन वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भागवत गीता, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, अभी हमने देखा कि जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस से छप कर आई थी। इसके अलावा एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ये 1929 के अंदर इनकी बुक छपी थी। तो इतनी सारी बुक आप देख पा रहे हैं, आप तसल्ली से इनका नाम भी पढ़ लेना जो कि इन्होंने लिखी। तो नॉलेज और विचार कितने ज़्यादा प्रभावशाली थे और कितने महान विचार थे, क्योंकि बुक लिख ले जाना इजी टास्क नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। भारत रत्न दिया गया इन्हें 1954 में 3 व्यक्तियों को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था, जिनमें एक हमारे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हें नोबेल के लिए भी, साहित्य में नोबेल के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन मिला नहीं था। नॉमिनेट होना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है।
इनके राजनीतिक जीवन को हम देखें तो 1949 से 52 सोवियत संघ में ये भारत के राजदूत रहे थे, स्टालिन से मुलाकात की थी, भारत के उपराष्ट्रपति, और हम जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के ये पदेन सभापति के रूप में यानी उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इनके 2 कार्यकाल रहे 1952 से 57 तक। पहले कार्यकाल के बाद में 1956-57 आते आते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाकायदा नेहरू जी से कहा था कि अब मेरा स्वास्थ्य मुझे मंजूरी नहीं दे रहा, मेरा स्वास्थ्य मेरा साथ नहीं दे रहा कि मैं राष्ट्रपति के रूप में बना रहूं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1957 के इलेक्शन से पहले नेहरू ने मना लिया था, और कहीं ना कहीं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी अपना माइंडसेट बना चुके थे। लेकिन कांग्रेस के ही एक बड़े नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यहाँ पे फिर से सहयोग किया, सपोर्ट किया कि नहीं, वापस से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तो वापस 1957 से 62 फिर से राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस मामले से कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि संदेह है या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा खटास आ चुकी थी इस बात के नाते कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहले कह दिया गया था कि अब आप राष्ट्रपति के लिए चुनाव की तैयारी कर लो, फिर वापस से राजेंद्र प्रसाद ही बन गए थे। खैर यहाँ पे इनको फिर से मना लिया गया क्योंकि ये दोबारा वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते थे। लेकिन जब तक राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे 2 कार्यकाल के लिए, दोनों ही कार्यकाल में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपति के रूप में 1962 में इनको चुना गया और इनके सामने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था चौधरी हरिराम ने। हम जानते हैं चौधरी हरिराम को कि उन्होंने 5 बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा। वो शायद कोई रिकॉर्ड कायम करना चाहते थे, उनके चलते प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या में परिवर्तन करना पड़ा था, संविधान में संशोधन करना पड़ा था और प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या बढ़ाई गई थी। तो आयाराम गयाराम हम बहुत बार पॉलिटी के अंदर पढ़ते हुए इस किस्से को डिस्कस करते हैं। तो इनके सामने चुनाव लड़ा था चौधरी हरिराम ने, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते थे। 1962 से 67 एज ए प्रेसिडेंट इन्होंने अपना रोल प्ले किया, भारत के राष्ट्रपति थे। इन्होंने अपने राष्ट्रपति काल के समय में, अपने कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु देखी। 1962 में ये प्रेसिडेंट बने, 1964 के अंदर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। ऐसे समय में इन्होंने गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई, क्योंकि हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं और संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जिसे नामित किया जाता है वो शपथ दिलवाते हैं। तो यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और हम सभी जानते हैं जनवरी 1966 जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी ताशकंद समझौते के समय पे, ताशकंद में ही, उस समय पे वापस से गुलजारी लाल नंदा को ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में फिर से शपथ दिलवाई। तो 2 बार इन्होंने कार्यवाहक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, कार्यवाहक राष्ट्र प्रधानमंत्री के तौर पे, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के तौर पे गुलजारी लाल नंदा को शपथ दिलवाई। और इनके समय में इन्होंने 3 प्रधानमंत्रियों को देखा, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को, उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री को और उसके बाद में इंदिरा गांधी को, और 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। इस बीच में 2 युद्ध हुए, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, नेशनल इमरजेंसी। 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ था और पाकिस्तान के साथ में 1965 के अंदर। उस समय राष्ट्रपति थे, क्योंकि हम जानते हैं युद्ध की घोषणा करना, युद्ध विराम की घोषणा करना, युद्ध समाप्ति की घोषणा करना, ये हमारे राष्ट्रपति का काम होता है, राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। तो 1962 चाइना के साथ में और 1965 पाकिस्तान के साथ में इनकी मृत्यु हुई थी। 1967 में कार्यकाल के दौरान ही, मृत्यु से पहले की ही, राष्ट्रपति कार्यकाल की ही घटना को डिस्कस करते हैं। इन्होंने जो क्षमा याचना, आर्टिकल 72 बात करता है राष्ट्रपति के क्षमादान के बारे में, तो इन्होंने जो दया याचिका, क्षमा याचिका, जो पेटिशन इनके पास थी, उन सब को उन्होंने अप्रूव किया था, जितनी पेटिशन आई थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि जब तक कोई बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध ना हो, इन्होंने मृत्यु दंड को, फांसी की सजा को, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया था
और इन्होंने कहा कि जब तक कोई जघन्य अपराध ना हो तब तक फांसी जैसी सजा होनी नहीं चाहिए। और इसी के चलते ये प्रावधान किया ही गया है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड की सजा भी दे दे तो उस व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि वो एक बार अपनी मर्सी पेटिशन, अपनी क्षमा याचिका, अपनी दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। इसके बाद में राजनीति से फिर ये राष्ट्रपति के पद के बाद में ये दिल्ली में नहीं रहे थे, पॉलिटिक्स में तो वैसे भी बहुत एक्टिव नहीं थे, राष्ट्रीय आंदोलनों में भी बहुत सक्रिय भूमिका ऐसी नहीं निभाई थी कि जेल जा रहे हैं, आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, नहीं, इन्होंने अपने विचारों के माध्यम से क्रांति की थी। जरूरी नहीं है क्रांति जो है वो तलवार से ही हो, क्रांति कलम से भी होती है, और हम जानते हैं कलम वाली क्रांति ज़्यादा बड़ी होती है, ज़्यादा स्थायी होती है, और लोगों के जहन में वो क्रांति रहती है, क्योंकि विचार बहुत बड़े होते हैं ना, विचार जो हैं वो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसीलिए तो हम इनको शिक्षक दिवस के रूप में, इनके जन्म दिवस को मनाते हैं, क्योंकि इनके विचार, दर्शन के प्रति इनका रुझान, दर्शन में इनका ज्ञान इतना ज़्यादा था, और भारतीय दर्शन पर जो ये लिख कर गए हैं, अगर आपका सच में फिलोसॉफी पढ़ने का मन हो तो इनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं उनमें भारतीय दर्शन को ही आप पढ़ लेना, इंडियन फिलोसॉफी को ही, आपको मजा आ जाएगा। 17 अप्रैल 1975 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पूरा घटनाक्रम था हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रोफेसर, हमारे गुरु, हमारे दर्शन शास्त्री, हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। इनके विचार में हमेशा से ये कहते थे, इनके विचारों से प्रकट होता था, ये संदेश भी देते थे कि हमें दूसरों के विचारों के प्रति सहनशील होना चाहिए। तो ऐसी सहनशीलता, क्योंकि हमारे गुरु हैं और हमेशा रहेंगे, हम इनको नमन करते हैं। तो ये जो शिक्षा देकर गए हैं उनमें से एक शिक्षा जो हमें माननी चाहिए, समझनी चाहिए और बाकायदा अपने जीवन में अपनानी चाहिए कि हमें दूसरों के विचारों के प्रति भी सहनशील होना चाहिए। तो सभी गुरुओं को नमन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन है, आपको भी आपके गुरुओं को और सभी को उच्च दर्जा आपको भी देना चाहिए, वो मान, वो सम्मान गुरु को हमेशा देना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है गुरु की, टीचर्स की। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।